स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पैतरे चले हैं, यानी कि अपना मंडल कार्ड चला है, यानी कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी करके सबको चौंकाया है, उससे क्या बीजेपी की जो सत्ता में आने की जो पॉलिटिक्स है, सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने का जो रास्ता है, क्या वो मुश्किल हो गया है? क्या बीजेपी की गाड़ी उस मंडल 3 की पॉलिटिक्स में उलझती हुई दिख रही है, या बीजेपी अपने ट्राइड एंड टेस्टेड, यानी कि ट्राइड एंड टेस्टेड जो बीजेपी का सत्ता तक पहुंचने का जो मॉडल है, उस मॉडल पे ही बीजेपी अमल करते हुए, उस रास्ते पर ही बीजेपी चलते हुए 2024 में सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है? क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कि नेशनल कास्ट सर्वे सेंसस की बात कर रहा है, और बिहार के कास्ट सर्वे के बाद उसका दावा और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। ढेर सारी मंडल पार्टियां जो ओबीसी और जो ईबीसी की जनसंख्या में इजाफा जो हुआ है, उसके आधार पर रिजर्वेशन के 50% ब्रैकेट को तोड़ने की मांग करेंगी। अलग अलग राज्यों में कास्ट सर्वे होंगे और नेशनल कास्ट सेंसस की डिमांड और गहराएगी। तो उससे क्या बीजेपी का जो पूरा गेम प्लान है वो क्या 2024 के लिए डिस्टर्ब हो गया है, और क्या इससे बीजेपी के निकलने का रास्ता क्या है? बीजेपी इस समय सोच क्या रही है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के नई स्ट्रैटेजी और इस नए बबेले यानी कि नीतीश कुमार के कास्ट सर्वे के से उठती हुई जो बवंडर है, उसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। 2014 से पहले, यानी कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली में पदार्पण से पहले, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इससे पहले ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं की। और बीजेपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी 2014-2019 का जो लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती, जिसके पीछे ओबीसी जो कम्युनिटी है उसका एक तरह से बड़ा चंक बीजेपी को मिला। इससे पहले भी आप याद करें, यानी वाजपेयी और आडवाणी के ज़माने में भी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ओबीसी के बड़े नेता, लोध समुदाय से आने वाले नेता, जिन्होंने राम मंदिर के एजिटेशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगर आप देखें कि गोविंदाचार्य जो उस समय सोशल इंजीनियरिंग, जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के साथ अपर कास्ट जो बीजेपी का बैकबोन रहा है, उसके साथ में कैसे जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको जोड़ने का काम गोविंदाचार्य का फार्मूला था। मंडल रिपोर्ट जब लागू हुआ तो सबसे पहले गोविंदाचार्य ने समझा कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे भारतीय राजनीति में, और इसीलिए स्टेट दर स्टेट उन्होंने उस सोशल इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट करने का काम किया। और अलग अलग राज्यों में अगर आप देखें कि राम मंदिर के एजिटेशन में भी जो प्रमुख नेता उमा भारती जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आती हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं, कल्याण सिंह जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, विनय कटियार ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इन सारे नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। और अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, जब उमा भारती को हटाया गया तो बाबूलाल गौर यानी कि यादव नेता एक अलग अनदर ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जब बाबूलाल गौर हटे तो शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई। शिवराज सिंह चौहान पहली बार सत्ता में काबिज हुए 2005 में, यानी कि एक और ओबीसी नेता को मध्य प्रदेश की गद्दी सौंपी गई। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जो ओबीसी पॉलिटिक्स रही है मंडल के आने के बाद, वो बीजेपी उस मंडल फार्मूले के आधार पर गोविंदाचार्य के जमाने से उस सोशल इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट करती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, या उससे पहले वो 2013 में पूरे देश भर के नेशनल कैंपेन को लीड कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने उस बीजेपी का जो कोर सक्सेस का फार्मूला था, अगर 1998-1999 में सरकार बनी तो उसमें जो बड़ा प्लान था हिंदुत्व, जो बीजेपी राम टेम्पल का एजिटेशन हो उसके सहारे हिंदुत्व को जो बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया, उस हिंदुत्व के एजेंडे के साथ में बीजेपी का वेलफेयर का जो मॉडल था वो बीजेपी के पास में, वाजपेयी सरकार को अगर देख ले तो वेलफेयर का मॉडल उनके पास पहले भी था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने आने के बाद उसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की। उन्होंने हिंदुत्व के साथ में नेशनलिज्म को जोड़ा, जो नेशनलिज्म कहीं हिंदुत्व से ज़्यादा असरकारी एक तरह से नैरेटिव है, जो जनता को कास्ट लाइन से ऊपर उठाकर नेशनलिज्म की चाशनी में पिरोने का एक बड़ा नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने सेट किया। और उन्होंने उसको 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में
बिल्कुल आजमाया और उस पर सफलता भी पाई। हिंदुत्व, नेशनलिज्म और जो वेलफेयर का मॉडल था, वेलफेयर के मॉडल को नरेंद्र मोदी ने और फाइन ट्यून किया और उसकी जो डिलीवरी थी वो टारगेटेड की, यानी कि डिलीवरी जो है वो जनता तक पहुंचे। और खास करके उन्होंने नॉन डोमिनेंट जो ओबीसी कास्ट है उस पर काफ़ी ध्यान दिया। यानी कि वाजपेयी सरकार भी जो ओबीसी की जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो नॉन डोमिनेंट कास्ट हैं, उस पर उन्होंने उस जमाने में भी ध्यान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका नेक्स्ट एक्सटेंशन तक वो ले गए, जिसमें कि छोटी छोटी जातियां जो हैं, जो ईबीसी ओबीसी में आती हैं, उसको पावर शेयरिंग का हिस्सा बनाया, उनको भागीदार बनाया। चाहे आप देख लीजिए यूपी से लेकर बिहार से लेकर अलग अलग राज्यों में आप देखें, उत्तर प्रदेश में मौर्य, केशव मौर्य को उन्होंने जिम्मेदारी दी पहले पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में। जो मौर्य कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। उसी तरह से अगर आप देखें इस समय बिहार में सम्राट चौधरी जो कि कोयरी कम्युनिटी के आते हैं, और जो नीतीश कुमार का जो पूरा जो कास्ट अलायंस का जो उनका बैकबोन है, लवकुश यानी कि कुर्मी और कोयरी, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं लेकिन उन्होंने कोयरी को अपने साथ में मिलाया। तो लवकुश का जो एक्सपेरिमेंट था वो नीतीश कुमार के सक्सेस का फार्मूला था। बीजेपी ने नीतीश कुमार के फार्मूले को डेंट करने के लिए उन्होंने कोयरी जाति को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ अलायंस किया, और जो नीतीश कुमार की बाकी जो महादलित जातियों का जो कुनवा है उसमें डेंट करने के लिए उन्होंने ईबीसी जो जातियां हैं उसमें से हरि मांझी को उन्होंने लीडर फॉर अपोजिशन काउंसिल में बनाया। तो इस तरह से ओबीसी में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बीजेपी अलग अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट करती रही। लेकिन सवाल है कि अब इस कास्ट सर्वे के आने के बाद क्या तब्दीली होगी या फिर क्या बदल जाएगा। अगर आप देखें कि पिछले पार्लियामेंट सेशन के दौरान जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था तो उस समय अमित शाह ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया, जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया है, जो उनके साथ में नाइंसाफी है। तो अमित शाह ने कहा कि बीजेपी किस तरह से ओबीसी को प्रोटेक्ट करती रही है, ओबीसी को पावर शेयर कराती रही है, उसका ये एग्जाम्पल है, उसका ये उदाहरण है कि आज की तारीख में लोकसभा के जो सांसद हैं उसमें 29% जो सांसद हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। केंद्रीय कैबिनेट में 29 जो मंत्री हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। इसके साथ में जो ओबीसी एमएलए की संख्या है बीजेपी की, उसमें से 27-28% जो एमएलए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो बीजेपी के एमएलसी हैं उसमें तो 40% तक जो संख्या है वो ओबीसी की है। लेकिन अमित शाह ने एक बात नहीं बताई, जहां से ये पूरी कहानी टर्न होती है कि ओबीसी की 28%, 29% तो भागीदारी है, लेकिन अगर बीजेपी के सांसदों की संख्या देखें तो उसमें ओबीसी और दलित एसटी को मिलाकर ये तकरीबन 50% होते हैं। लेकिन अगर बिहार के कास्ट सर्वे के डेटा को देखें, जहां पर अपर कास्ट यानी कि सामान्य जो कैटेगरी है उसकी जो जनसंख्या है बिहार के कास्ट सर्वे में कुल मिलाकर 12% से लेकर 15% तक है, यानी कि 15%, 15.5% उसकी बताई गई है। लेकिन अगर आप भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ इन सबको जोड़ लें तो 12% के आसपास में होती है। तो जो सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, जो अपर कास्ट है, उसके सांसदों की संख्या अगर 50% है, जिसकी की भागीदारी 15% है और सत्ता में उसका शेयर 50% है, और जिसकी भागीदारी 85% है, यानी कि जो बिहार के कास्ट सर्वे बताते हैं कि 63% तो ईबीसी और ओबीसी को मिला दें तो है, और उसके साथ में अगर एससी एसटी को जोड़ लें तो ये आबादी कुल मिलाकर 85% बनती है। तो यानी कि जिसकी 85% की भागीदारी है उसकी सत्ता में शेयर अगर कुल मिलाकर 30-32% है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिक्स के लिए और खास करके बीजेपी की जो अपर कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसका पहिया घूमने वाला है। लेकिन अगर आप देखें कि आपको कुछ और आंकड़े मैं बताता हूं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। इस समय अगर आप देखें बिहार बीजेपी की स्थिति, बिहार बीजेपी में यानी कि बिहार बीजेपी से 5 ऐसे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से आते हैं जो कि सेंट्रल कैबिनेट में हैं। उसमें एक अलायंस पार्टनर भी है, पशुपति नाथ पारस, जो कि दलित मंत्री हैं। तो यानी कि 5 मंत्रियों में से बिहार के 5 जो यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उसमें 3 अपर कास्ट मिनिस्टर हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा।
जिनकी आबादी 15% है। उसमें आप आर के सिंह को ले लें, गिरिराज सिंह को ले लें, अश्विनी चौबे को ले लें, एक दलित मिनिस्टर जो पशुपतिनाथ पारस हैं, और एक नित्यानंद राय जो ओबीसी के मिनिस्टर हैं। अगर आप देखें कि बिहार बीजेपी के ऑफिशियल जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेटा को देखें तो 38 जो ऑफिस बेरर हैं उसमें से 17 ऑफिस बेरर जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, यानी कि इनकी संख्या 17 है, यानी कि 50% से थोड़ा सा ही कम इनकी संख्या है। और बाकी जो ओबीसी, ईबीसी और अन्य जातियां हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 21 है। अगर बिहार के सांसदों की बात करें तो 17 सांसदों में से 8 सांसद जो हैं अपर कास्ट के हैं और 9 सांसद ओबीसी और दूसरी जातियों से हैं, यानी कि यहां भी कुल मिलाकर 50% अपर कास्ट के पास में है, जबकि उनकी जनसंख्या मात्र 15% है। तो ये जो लड़ाई मंडल पार्टियां, यानी कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, या फिर अलग अलग स्टेट में जेडीएस हो, ये सारी पार्टियां जो ये बात कह रही हैं कि 85% जिसकी आबादी है उसकी सत्ता में उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, यानी कि जो अपर कास्ट है उनकी जितनी हिस्सेदारी है उनकी भागीदारी उतनी ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है? सवाल ये है। तो इस पे हम और कुछ आंकड़ों को देखते हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से ओबीसी, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए उस तरह से चैलेंज नहीं है, क्योंकि आप देखें कि ओबीसी ने लगातार पिछले कुछ सालों में अपना सपोर्ट बीजेपी के लिए बढ़ाया है। अगर आप देखें 1996 में ओबीसी जो सपोर्ट करता था बीजेपी को, 19% ओबीसी ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 1998 में ये आंकड़ा बढ़कर 26% हो गया, लेकिन 2004 में 23%, 2009 में 22% ओबीसी ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन 2014 में ये जंप करके 34% हो जाता है, और 2019 में उसमें और 10% का इजाफा होता है। 44% ओबीसी ने बीजेपी को सपोर्ट किया, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने वोट किया। कांग्रेस के आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस लगातार डिक्लाइन कर रही है। कांग्रेस का ग्राफ, यानी कि राजीव गांधी के जमाने से जो ओबीसी का सपोर्ट कांग्रेस ने खोया है वो कंटिन्यूअस जारी है, और इसीलिए राहुल गांधी ने यह टर्न अराउंड किया है। जो राहुल गांधी आज की तारीख में ओबीसी या कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। 1996 में कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट मिले थे, 1998 में 21% मिले, 2004 में ये आंकड़ा बढ़कर 24% हुआ, 2009 में जब यूपीए की सरकार थी 24% ही ओबीसी का सपोर्ट बेस रहा, यानी कि 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई थी और 2009 उनमें ओबीसी के सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ। दोनों सालों में 24% ही ओबीसी ने कांग्रेस को वोट दिया। 2014 में यह आंकड़ा घटकर 15% पे आ गया, और 19 में भी ये 15% ही कांग्रेस को वोट मिले। अगर मंडल पार्टियों को देखें तो मंडल पार्टियों ने भी ओबीसी के वोट बैंक को खोया है, जो कि बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। 1996 में 49% ओबीसी मंडल पार्टियों को मिले, 1999 में ये 44% हो गया, 2009 आते आते ये 42% हो गया, 2014 में ये 43% हो गया, लेकिन 2019 में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ, यानी कि 27% वोट ही मंडल पार्टियों को मिला। तो यानी कि जो ओबीसी का वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए शिफ्ट हो गया। जो नॉन डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी जातियां थी उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली इस कास्ट के गेम को क्लास के गेम में तब्दील कर दिया। नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनाव के कैंपेन थीम को देखिए, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, यानी कि वो एस्पिरेशनल चुनाव था, एस्पिरेशन का चुनाव था। नौकरियां आएंगी, नौकरियों की बहार होगी, लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने जो कास्ट डिवाइड था उस कास्ट डिवाइड को गरीब बनाम अमीर में तब्दील कर दिया, और सारी कास्टों ने अपनी जो परंपरागत जो फॉल्ट लाइन थी उससे ऊपर उठकर उन्होंने एस्पिरेशन के लिए, अच्छे दिन आने के लिए, अच्छे रोजगार, अच्छी नौकरी, अच्छे घर, अच्छे टॉयलेट, इन सब के लिए वोट किया नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी ने उस वेलफेयर के मॉडल के जरिए कास्ट के डिवाइड को पाटते हुए उसको क्लास वॉर में तब्दील किया, जिसका कि फायदा उन्हें 2019 में भी मिला। अगर आप दूसरा एक आंकड़ा देखें कि कांग्रेस के 250 सीएम में, यानी कि कांग्रेस के अब तक जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं उसमें 250 चीफ मिनिस्टर में 43 सीएम जो हुए हैं वो ओबीसी कास्ट के हुए हैं, 17%। यानी कि बीजेपी के 68 चीफ मिनिस्टर में से 21 चीफ मिनिस्टर, यानी कि 30% चीफ मिनिस्टर ओबीसी कैटेगरी के हुए हैं। लेकिन जो जनरल कास्ट है
जनरल क्लास है उसका सीएम बीजेपी के इस लिस्ट में भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि अपर कास्ट से 42 सीएम हुए हैं, ओबीसी से 21 सीएम हुए हैं, एसटी से 5 सीएम हुए हैं, दलित से कोई भी नहीं हुआ है। तो ये जो कहानी है कि इस कास्ट सर्वे से अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके 5 इम्प्लीकेशन हैं जो हम इसको बताते हैं कि क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे। अगर बिहार की बात करें तो यानी कि जिस तरह से कहते हैं कि नीतीश कुमार रिटर्न हो गए हैं, नीतीश कुमार को जिन लोगों ने ये समझ लिया था कि एज ए चीफ मिनिस्टर अब वो लाइबिलिटी हैं, यानी कि वो किसी को वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते, नीतीश कुमार ने इस पूरे अपने कास्ट कार्ड से एक तरह से अपनी वापसी की है और आज की तारीख में ईबीसी या ओबीसी जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसके वो नए मसीहा के रूप में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो सर्वे की पहली रिपोर्ट आई है, बाकी रिपोर्ट भी आएगी और आने वाले दिनों में जब ये नेशन वाइड कैंपेन शुरू होगा नेशनल कास्ट सेंसस के लिए अलग अलग स्टेट में रिजर्वेशन की लिमिट को खत्म करने के लिए, तो नीतीश कुमार उसके पहले प्रणेता होंगे, क्योंकि पहली बार किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो नीतीश कुमार के रिटर्न होते ही जो नीतीश कुमार अब तक एक तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में लगता था कि वो हाशिए की तरफ जा रहे हैं और आरजेडी और बीजेपी अपनी जो पोजीशनिंग कर रही थी फ्रंट रनर के रूप में, वहां पर अभी तक नीतीश कुमार यानी कि नीतीश कुमार की वापसी हुई है। दूसरा जो इम्प्लीकेशन है कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियां अब ज़्यादा कोटा की डिमांड करेंगी, वो उनका डिमांड ये होगा कि भाई जिस बैकवर्ड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा रिजर्वेशन देना चाहिए। तीसरा जो इम्प्लीकेशन होगा कि कोटा विद इन कोटा की भी डिमांड उठनी शुरू हो गई है। अगर आरजेडी या मंडल पार्टियों ने यह डिमांड उठानी शुरू की है तो जो ईबीसी कम्युनिटी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस समय बीजेपी के साथ अलाइंड हैं, चाहे वो राजभर हो या फिर मौर्य की पार्टी हो या फिर कुशवाहा की पार्टी हो या बिहार में विकास वीआईपी पार्टी हो, ये सब डिमांड कर सकती हैं कि अभी तक जो ओबीसी कोटा का जो मुख्य लाभ मिल रहा है, उस रिजर्वेशन का जो फायदा मिल रहा है वो डोमिनेंट जातियों को मिल रहा है, जिसमें यादव और कुर्मी हैं। तो जो छोटी जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, उन सबको कोटा विद इन कोटा का लाभ मिलना चाहिए, यानी कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसका जो पांचवा जो इम्प्लीकेशन हो सकता है वो जो बीजेपी का जो अपर कास्ट वोट बैंक है, जो उनका बैकबोन है, जो हर एक स्टेट के इलेक्शन में या नेशनल इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट करता है, चाहे वो नेशनलिज्म के मुद्दे पर या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर, वो अगर ये डिमांड, ये कोरस आगे कंटिन्यू रहा तो वो कहीं अपसेट हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, आपको एक थोड़ा फ्लैशबैक में घटना की तरफ ले जाता हूं कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में ये हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि जो SC ST का जो एक्ट है, जिसके जरिए बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि SC ST एक्ट में ढेर सारे लोगों को बिना किसी इंक्वायरी के उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है कि अगर आप दलित को प्रताड़ित करें तो। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को, उस लॉ को डायलूट करने की कोशिश की। उसके बाद केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल लाया उस सुप्रीम कोर्ट का जो डायलूशन था उसको नलीफाई करने के लिए, ताकि उनकी जो दलित कम्युनिटी में जो स्टेक है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके समानांतर जो अपर कास्ट हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और वो आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उस समय विधानसभा के चुनाव थे और तीनों राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई। और उसके बाद चुनाव हारने के बाद, जिसमें एक बड़ा कारण ये था कि अपर कास्ट बीजेपी से नाराज हो गया था और उस नाराजगी के चलते बीजेपी ने आनन फानन में 10% इकोनॉमिक जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जो जनरल क्लास हैं, उनको रिजर्वेशन देने का फैसला कर लिया। तो यानी कि जो रिजर्वेशन है और जो कास्ट सेंसस है इंडिया में एक एटॉम बॉम्ब की तरह है। इसको अगर आप छुएंगे तो बिना जलने की पूरी संभावना है। बीजेपी इस गेम को समझती है कि जो कास्ट सर्वे की जो बात हो रही है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जो रोहिणी कमीशन की बात हो रही है, ये एक एटॉम बॉम्ब की तरह है। अगर हम इसको छुएंगे, अगर हम कोटा विद इन कोटा रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे तो जो डोमिनेंट कास्ट में, जैसे मसलन कुर्मी जो जाति है वो बीजेपी को वोट कर रही है बिहार और यूपी में, वो नाराज हो जाएगी। अगर आप जो ईबीसी को ज़्यादा शेयर देंगे तो ओबीसी की डोमिनेंट कास्ट नाराज होगी। अगर आप
उनको रोहिणी कमीशन के जरिए या फिर 50% के का रिजर्वेशन का जो लिमिट है उसको ब्रीच करेंगे तो जो अपर कास्ट है वो नाराज होगा, क्योंकि अपर कास्ट को ये लगेगा कि रिजर्वेशन अगर 70% कर दें तो अपर कास्ट को लगेगा कि भाई उसके लिए कुछ बचा नहीं है। तो यानी कि एक संतुलन जो है वो एक जो बीजेपी के लिए वो उस संतुलन को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए शायद बीजेपी ये जानते हुए कि इस कास्ट सेंसस का जो कार्ड है उसको काटने के लिए उसके पास रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के लागू होते ही एक नया बवंडर खड़ा हो सकता है, एक नया बबेला खड़ा हो सकता है और काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो बीजेपी के साथ इस समय दो डायलेमा है कि पहला जो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है यानी कि हिंदुत्व की पोलराइजेशन, यानी कि राम टेम्पल का जब इनॉग्रेशन जनवरी में होगा देश भर में माहौल बनेगा, यूसीसी की बात करके वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चलाते रहें, उससे हिंदू और मुसलमान यानी कि अपनी अपनी पोलराइज होती रहेंगी। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स और वेलफेयर का मॉडल जो कि कास्ट को क्लास में तब्दील कर देता है, इसके जरिए ही वो 2024 का चुनाव लड़े, या फिर वो इंडिया अलायंस के कार्ड की तुलना में उसको काटने के लिए क्या वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट या उसको आगे करने की दिशा में कदम उठाए, क्योंकि उसमें भी रिस्क है। अगर रोहिणी कमीशन की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी तो सारी पार्टियां ये डिमांड करेंगी कि आपने बिना कास्ट सेंसस कराए हुए इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, उनकी संख्या जाने बिना कैसे आपने उनकी भागीदारी तय कर दी। तो यानी कि पहले आपको कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये गुत्थी है जो बीजेपी इस बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहती। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।